प्यारे दोस्तों, मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम के सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। अब देखो, जैसा कि जब भी हम सोचते बैठते हैं पढ़ाई करते टाइम, तो हमें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम पल पल करीब आ रहा है, और ये सच्चाई भी है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं करी होगी, या फिर अब वो इस तरीके से चाह रहे होंगे कि हमें जो चीज़ें हैं अच्छे से एक बार समझ में आ जाएं, और उन्हें अब दिक्कत आ रही होगी कौन सा टॉपिक पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसा वेटेज है, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करें, किस में न्यूमेरिकल करें, किस में डेरिवेशन करें। तो बेटा, इन सब का मैं एक सलूशन लेके आया हूँ इस वीडियो में। आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है कि कैसे हम पढ़ाई करें, हमारे लिए कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कैसे उनको कवर करें। ये सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने चल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को प्रॉपर देखोगे। साथियों, जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं, जब भी दोस्तों हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये दोनों बातें क्या है, अपने हम यूपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग समझें कि हमारा दो चीज़ों के बीच में निकलता है कॉन्सेप्ट। हमें तालमेल बिठाना पड़ता है बेटा, किस में, डेरिवेशन में, और साथ में बेटा हमें तालमेल बिठाना पड़ता है न्यूमेरिकल में। जब हमारा डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में हमें आ जाता है, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, तभी बनता है हमसे न्यूमेरिकल। तो दोस्तों, हर चैप्टर को मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप पढ़ाई करो और बेहतर अंक आप ला सको। दोस्तों, अगर मैं चैप्टर फर्स्ट की बात करूं, तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये 4 नंबर का है इसका वेटेज। तो आप इसको ऐसे समझो दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर डेफिनेशन और उससे रिलेटेड बातें। इलेक्ट्रिक चार्ज की दो प्रॉपर्टी, एटलीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन, इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। दोस्तों, कूलम्स लॉ, मल्टीपल चार्जेस के बीच कैसे फोर्स हम निकालते हैं, और अगर हम मल्टीपल चार्जेस के बीच में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखें, मतलब डाइलेक्ट्रिक का भी इसमें रोल आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट हमें यहां से स्ट्रॉन्ग करना है। अगला दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में डेरिवेशन आपको आना चाहिए। तो आप हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से देखो। ये सारे टॉपिक्स अगर आप धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से कवर करते हो और इन पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हो हमारे साथ, तो मैं आपके साथ दावा करता हूं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। दोस्तों, यहां पे ना अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गास थ्योरम, ये पार्ट 3 हो जाता है चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें हमें फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियरली चार्ज वायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट। हालांकि हमें स्फेरिकल सेल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, अंदर बाहर और सरफेस पे, बट ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों इससे न्यूमेरिकल इस पार्ट से काफी पूछे जाते हैं, और ये दोनों डेरिवेशन हमारे लिए हमेशा वरदान साबित होते हैं। जब कभी आते हैं तो हमें फुल मार्क्स देके जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ना अगर मैं आगे और बात करूं कि चैप्टर 2 पे बात करूं, इसका भी वेटेज लगभग वही 3-4 मार्क्स का ही है, ठीक है। दोनों का खेल बराबर बराबर का है। आप 8 नंबर यहां से स्कोर कर सकते हो। लेकिन साथियों, यहां पे इस चैप्टर में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से, इत्मीनान से। फिर आप पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, जिसका डेरिवेशन होता है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे और हमारा होता है एक्सियल पोजीशन पे, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और पोटेंशियल, हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मल्टीपल चार्ज सिस्टम की पता होनी चाहिए, और डाइपोल की एनर्जी जिसका डेरिवेशन होता है -p cos थीटा, वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस रहते हैं, और यहां से कॉन्सेप्ट भी अच्छा बनता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगेन इसकी प्रॉपर्टीज हमें बहुत अच्छे से बारीकी से समझनी पड़ेगी। और दोस्तों, कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन, यहां अगर हम माने तो 30 मिनट में अगर आप अच्छे से इसके बारे में पढ़ाई कर लेते हो, एक बार अच्छे से लर्न कर लेते हो, तो आपको ये हमेशा याद रहता है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको सोच डेवलप करनी है बेटा। आगे बात करें कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, और फिर कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके साथ आपको डायग्राम में जब कॉम्बिनेशन दे के न्यूमेरिकल आए, तो वो भी सॉल्व करने आपको आना चाहिए। साथियों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हमें इसका डेरिवेशन आना चाहिए। और एक खास बात मैं यहां से बता दूं कि यहां से न्यूमेरिकल भी हमें बनाने आना चाहिए, ठीक है। आगे दोस्तों, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जो कि हाफ CV² से हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी, वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये भी डेरिवेशन का पार्ट है, बोर्ड में कभी कभी ये पूछा गया है, तो ये भी हमारा कवर होना चाहिए चैप्टर 2 से। दोस्तों, अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं, ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इलेक्ट्रिक का
करंट और साथ में करंट डेंसिटी, इनकी डेफिनीशन, इससे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स और इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, ये जितने भी टर्म्स हैं, और ये आगे लिखा करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। अभी आपने चैप्टर 3 का 1 शॉट देखा होगा, ये सारे पार्ट बहुत डिटेल में मैंने कवर किए हैं, तो आप इससे बिल्कुल फायदा उठा सकते हो साथियों। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वो टॉपिक है जो शानदार आपको 7 नंबर दिलाने के लिए कैपेबल है। हालांकि ये चैप्टर माना जाए तो थोड़ा लेंदी पड़ जाता है और इसका मिक्स बहुत अच्छा होता है कि इसमें न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों पे हमारी पकड़ होनी चाहिए। एक्चुअली इसमें कुछ बड़े डेरिवेशंस है नहीं, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे न्यूमेरिकल पे और डेफिनीशन पे हमारी स्ट्रांग अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी बड़े लॉन्ग वाले नहीं होते हैं, बेसिक जो मीडियम न्यूमेरिकल हमारे पास हैं वो हमारी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, साथ में डेफिनीशंस पे पकड़ होनी चाहिए, तो इस नंबर से हम बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। ये इकलौता चैप्टर है हमारा जो कि हमें ठीक ठाक नंबर देता है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको सबको आमंत्रित करूंगा चैप्टर 4 में, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है, भाई ओस्टेड का क्या एक्सपेरिमेंट था, और बायो सेवर्ट लॉ से तुरंत हमें जो है एम्पियर लॉ पे शिफ्ट होना। बायो सेवर्ट लॉ में हम ये जान लेते हैं कि कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसके पास में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, या कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अपने आप में बायो सेवर्ट लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर लॉ से दोस्तों लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बगल में मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनाइड और टोराइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये डेरिवेशन भी हमें पता होना चाहिए। ना केवल डेरिवेशन, हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, और आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हो चीजों को अगर आप डेरिवेशन में समझ जाते हो। साथियों इस तरफ हम देखें, अगर फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है जो कि क्यू वी बी साइन थीटा होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है दोस्तों। तो यहाँ से हमें ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके रास्ते वगैरह के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, सर्कुलर पाथ कैसे होता है। तो दोस्तों फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर भी हमें पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो पैरेलल वायर के बीच में कितना फोर्स लगता है, यहाँ पे दो पैरेलल वायर के बीच में कितना फोर्स लगता है, ये वाली जो चीज है दोस्तों हमें यहाँ से पता होनी चाहिए। टार्क ऑन अ लूप, फोर्स इन पैरेलल वायर्स, तो ये जो टार्क ऑन लूप होता है उसी से फिर हम मूविंग कॉइल गैलेनोमीटर पढ़ते हैं, उसकी सेंसिटिविटी पढ़ते हैं, कन्वर्जन इन एमीटर एंड वोल्टमीटर। सच अगर कहा जाए तो आप इन टॉपिक को ऐसा मान सकते हो, अगर आपको कोई अच्छे से समझा दे तो ये कभी भी आप भूलने वाले नहीं हो। मैं एक बात बताऊं ना, ये सब कुछ लिंक करते हैं, जैसे जैसे आप फ्लो में पढ़ते चले जाते हो ये आप लिंक करके धीरे धीरे सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात यहाँ से न्यूमेरिकल की करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, और उसमें भी यहाँ पे इस फोर्स वाले पार्ट से भी न्यूमेरिकल बेटा पूछे गए हैं। तो आप इसकी तैयारी कैसे करो, देखो ये टोटल आपको देता है तो 4 मार्क्स ही है, लेकिन इसमें डेरिवेशन भी हमारे पास है, ठीक है ना, और डेफिनीशंस भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी है, तो तीनों पे हमें अच्छे से तालमेल बिठा के काम करना पड़ेगा। मैं बात करूं अगर अगले चैप्टर की दोस्तों, दिस इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बहुत शार्ट चैप्टर है, क्विक आप इसको तैयार कर सकते हो, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है। अब अगर बात करें इस चैप्टर में क्या क्या बात है दोस्तों, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप, डाइपोल मूवमेंट, मतलब कैसे करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेवियर करता है, हमें ये सीखना है। डाइपोल मूवमेंट हमें पता होना चाहिए जिसका फार्मूला I/A होता है, और उस पे बेसिक न्यूमेरिकल हमें आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, अगर आप डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हो इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे, तो एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से भी ये काम कर सकते हो बहुत आसानी से। साथियों मैं बात करूं कि यहाँ पे टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल आपको पता होना चाहिए जो कि mv साइन थीटा होता है। बार मैग्नेट एज अ सोलेनाइड, ठीक है ना, जो एक 60 बार मैग्नेट होता है वैसा ही बिहेवियर एक सोलेनाइड का होता है कि 60 बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, वैसे ही सोलेनाइड में एक टर्मिनल, एक सिरा हमारा नॉर्थ बन जाता है, एक साउथ बन जाता है करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो कहा जाए कि आपको अगर कोई बढ़िया से यहाँ पे समझा दे तो ये बातें आप कर सकते हो, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने कह दिया कि ज्यादा है। आगे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम उनके प्रॉपर्टी वगैरह हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होती है। इस पे दोस्तों फिर हम अगर आगे बढ़ते तो पैरा, डाया और फेरो, इनमें फर्क क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, किसी की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, छोटे छोटे टर्म होते हैं, उन बेस पे हम इनमें डिफरेंस भी पता कर लेते हैं, ठीक है। और बेसिक न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आपका अच्छा खासा तैयार होना चाहिए, तो यहाँ से भी आप बढ़िया नंबर पा सकते हो, 4 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है।
साथियों आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 तो मतलब ऐसा समझो कि आपका वरदान है चैप्टर। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में ना इंटरेस्ट तो आपको पक्का आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बन सकती? सॉरी, अगर हम कहते हैं कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, चैप्टर की शुरुआत करोगे अगर जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, यहीं से शुरू करो कि भैया अगर करंट जा रही तब तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकती है? जैसे ही तुमने किया तुम्हें तुरंत फैराडे लॉ में कौन मजा आने लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी डेफिनेशन, फैराडे लॉ, इनके एक्सपेरिमेंट क्या थे फैराडे के, ये सब बातें जब आप स्टडी करोगे फिर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट समझने लगोगे, इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है, इस पर न्यूमेरिकल लगाने लगोगे। और यहां से फिर आपको सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट और लेंज लॉ, इस पे पकड़ बना लेते हैं तो ये चैप्टर आपको बढ़िया नंबर दे सकता है। बढ़िया चैप्टर है, बहुत मजबूत, इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फील आता है अगर मन से पढ़ो तो। साथियों अगर मैं आगे बढ़ूं ना तो यहां पे जो हमारा चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, लोग कहते हैं कि ये कठिन है, बिल्कुल भी नहीं, उतना ही वेटेज उसका है जैसे पिछले वाले चैप्टर का है। लेकिन यहां पे आपको ये समझना पड़ता है अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। पहले तो हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल बात किया जाए तो कई लोगों को इसमें कॉन्सेप्ट मिस रहता है। ठीक है, वो बस साइन कर्व समझ के बातों को कर लेते हैं, लेकिन रियल कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड हो जाए तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज भी आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट किससे मेजर की जाती है, ये सारी बातें साथियों। रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस, हम बहुत तरह के सर्किट पढ़ते हैं, प्योर सी सर्किट, प्योर एल सर्किट, प्योर आर सर्किट, फिर हम उनको मिक्स करके पढ़ते हैं एलसीआर सर्किट, और उसमें रेजोनेंस बहुत प्यारी घटना है जिसके हमें जो है कॉन्सेप्ट हमारा पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ से, हर एक जगह से यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट से न्यूमेरिकल बनते हैं, और वो अगर आप पढ़ रहे हो फ्लो में तो आप हर पार्ट को अगर तोड़ तोड़ के देखोगे ना तो बेसिक आपका क्लियर हुआ तो न्यूमेरिकल बना ले जाओगे आप। फिर जब कंबाइन करके हम पढ़ते हैं एलसीआर सर्किट तो वहां पे चीजें टफ लगने लगती है अगर आपको बेसिक्स ना क्लियर हो तो साथियों पावर फैक्टर और वाटलेस करंट, और यहाँ पे चोक क्वाइल, और आप यहाँ मान सकते हो एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो सुपर अमेजिंग टॉपिक है, एसी जनरेटर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथियों ये सारी चीजें आपके लिए हलवा हो सकती हैं अगर आप स्ट्रेटजी से बढ़िया से तालमेल बिठा के पढ़ रहे हो, और ये 4 मार्क्स आपको दे सकता है। अगली बात करें दोस्तों तो मैं सच बताऊं तो पर्सनली मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल लगता है जिसको जो है बहुत कम टाइम में एक बार के लिए 4 नंबर मिल सकता है। कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट करंट में थोड़ा सा आइडिया लग जाए एक बार, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पे कवर करना है, न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट से। कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है भाई, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी इक्विवेलेंट जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो है तो फील इस टॉपिक में, इस वाले चैप्टर में काफी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है और उनके लक्षण क्या होते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन 90 डिग्री पे होते हैं, सेम फेज में होते हैं, और ये ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से होता है या फिर किसी एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से होता है। तो मजा आता है दोस्तों, यहाँ पे उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है 8 से 10 हैं, और डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है। तो आप इससे अगर नोट्स बनाते हो तो मैं बता रहा हूँ एक पेज में समाहित कर सकते हो। फिर आप आ जाओ इसका नेचर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ट्रांसवर्स होता है क्योंकि जो वेव की डायरेक्शन होती है प्रोपागेशन की उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। फिर साथियों हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है जिसमें हमारे पास जो भी हैं जैसे कि आप जानते हो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव हैं, फिर हम आ जाते हैं इंफ्रारेड पे, फिर विजिबल लाइट पे, फिर अल्ट्रावायलेट पे, फिर एक्स रे पे, फिर गामा रे पे। उनकी एनर्जी का सीक्वेंस वगैरह आपको पता होना चाहिए। हाँ इक्वेशन पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, स्पीड निकालना भी आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये न्यूमेरिकल के पॉइंट बनते हैं दोस्तों, जो 2 बात मैंने बताई कि जो है इक्वेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, स्पीड निकालने आनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और इसके यूजेज और फैक्ट्स क्या हैं। जैसे हम जनरली कहते हैं ना कि गामा रे का यूज हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, जो इंफ्रा हमारी है वो टीवी रिमोट्स, ऐसे करके जो हमारे पास डेली लाइफ से रूटीन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, यूजेज एंड फैक्ट। अब बच्चों यहां पे अगर अगले चैप्टर की हम बात करें तो चैप्टर 9, देखो चैप्टर 9 इकलौता चैप्टर है बहुत लंबा नहीं, बहुत सारे पार्ट्स इससे हट चुके हैं। तो ये वो टॉपिक है जो आपको फुल मार्क्स बढ़िया दिला सकते हैं। 9 चैप्टर, 9 नंबर का चैप्टर, 9 मार्क्स आपको दे रहा है। आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर और मिरर फार्मूला, अगर आपका 10वीं का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आपको टाइम देके रिफ्लेक्शन में टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि
इससे बहुत तो नहीं आता, पर हाँ इतना कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि इमेज कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉनकेव मिरर से खेलना आना चाहिए, और फिर हमारा मिरर फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन होता है। फिर साथियों रिफ्रैक्शन पे जैसे आप एंट्री करते हो, तो रिफ्रैक्शन जैसे ही आपको समझ में आ गया, स्नेल्स ला गया, फिर आप आगे बढ़ जाओ, ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर, फिर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस जो कि बेसिक बनता है लेंस मेकर फार्मूला का। फिर आप लेंसेस पढ़ते हो, लेंस से इमेज का फॉर्मेशन, थिन लेंस, उसकी पावर, उसका फोकस, फोकल लेंथ का फार्मूला, और फिर आप एंट्री करते हो डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। फिर बेटा प्रिज्म में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल भी है, कॉन्सेप्ट भी है। ये चैप्टर मैं आपको सलाह दूंगा आप पढ़ो, लेकिन आप फुल फोकस होके पढ़ो, क्योंकि इसमें सब कुछ समाहित है दोस्तों। आसान है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो बहुत जल्दीबाजी में आप इसको ग्रैप्स कर लो, तो ये आपसे नहीं बनने वाला है, मेरी बात का विश्वास करो। ये आपसे तब बनेगा जब बड़े खूबसूरती से इसे रिलैक्स होकर अच्छे से पढ़ो, तो आपको नंबर भी देगा और जो है यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड भी होगा। दोस्तों माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और उनका मैग्नीफाइंग पावर बहुत सिंपल है कि आपको माइक्रोस्कोप पता होनी चाहिए, उसका मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन पता होना चाहिए, उससे इजी न्यूमेरिकल्स आपसे बनने चाहिए। अगर बात करें टेलीस्कोप की, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आपके लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, और उसका भी डेरिवेशन आप कर सकते हो उसके मैग्नीफाइंग पावर का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ना ये चैप्टर हमने अगर देख लिया, तो वेव ऑप्टिक्स अगर हम बात करें, चूंकि 9 और 4 चैप्टर 9 नंबर देता है, 10 नंबर 4 देता है, तो मिला के ये ऑप्टिक्स का पार्ट आपको कुल 13 नंबर देता है। इसमें साथियों ना अगर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स आपके लिए नई है, रे ऑप्टिक्स से अलग ही है, तो आपको वेव का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हाइगेंस का जो हमारा वेव प्रिंसिपल है, उसके बेस पे वेव फ्रंट आपको आना चाहिए, और उससे आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ थोड़ा होमवर्क कर ले बच्चों, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें फुल मार्क्स देता है, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, डेरिवेशन से खेल जाओगे, तो यहाँ पे ये पार्ट आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फिर दोस्तों इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसमें फ्रिंज कैसे बनती हैं, और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, दो वेव का इंटरफेरेंस कैसे होता है, फेज डिफरेंस, और ये बहुत सारी बातें, पाथ डिफरेंस, ये सब बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। साथियों यहाँ पे डिफ्रैक्शन कि भाई अगर लाइट हमारी सीधी रेखा में नहीं चलती, वो वेव है तो मुड़ भी जाती है, और ये इंटरेस्टिंग इवेंट जो डिफ्रैक्शन होती है, यहाँ से सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है, ये थोड़ा जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये आपको चीजें समझ में आएंगी। साथियों यहाँ से पोलराइजेशन ऑफ लाइट एकदम खेल टॉपिक है आपके लिए, बहुत मजा आता है कि जो पोलराइज्ड लाइट होती है, हम लोग देखते हैं ना कि बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, हम महंगे चश्मे लगाते हैं, भाई इस चश्मे का क्या फायदा है, तो एक्चुअली वो जो है लाइट को पोलराइज कर देता है, जिससे ग्लेयर कम हो जाती है। तो ये मजा आता है टॉपिक पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। आप यहां से ब्रूस्टर ला, मैलस ला, ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, आगे अगर बढ़े साथियों हम, तो यहाँ पे हमारा जो चर्चा का मुद्दा है 11 चैप्टर। सच बताएं तो क्यों नहीं ये पसंद आएगा आपको, बताओ है क्या चैप्टर में? एक छोटी सी बात कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर रेडिएशन के फाल होने से किसी मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकलने लगे और हमें 6 नंबर दे, तो हम उस चैप्टर को क्यों नहीं पढ़ेंगे? उस चैप्टर में हमें करना क्या है? चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन आपको पढ़ना है इसमें दोस्तों। उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका शानदार तरीके से तैयार होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि हर्ट्ज और लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन क्या था, स्पेशली इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को लेके कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन हुआ, सारी बातें यहाँ से बनी। और फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव, वेव नेचर ऑफ मैटर, दे ब्रॉगली रिलेशन, ये अगर कहा जाए ना बहुत छोटा पार्ट, बहुत छोटा पार्ट है साथियों। आपका सारा फोकस अगर इस पे है, थोड़ा न्यूमेरिकल बनाना आता है, तो ये चैप्टर मैं सच बताऊं अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने सबसे बेस्ट है, आपको स्कोर दिलाने के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में खेलना आना चाहिए, थोड़ा सा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इसमें बहुत मजा है और बहुत कुछ है। ठीक है साथियों, अगर मैं थोड़ा और आगे चर्चा करूं तो ये आपके पास एटम, एटम चैप्टर देखो, आप बचपन से ही एटम के बारे में सुनते आ रहे हो, शुरुआत ही आपकी एटम से होती है। ठीक है ना, और एटम बम पढ़ने के लिए हम 12th में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका बेसिक क्लियर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन को लेके। तो मैं बताऊं अगर कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि हमारा जो है न्यूक्लियाई की साइज खोजी गई दोस्तों, यहाँ पे वो बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बोहर मॉडल को अगर हम देखें तो बोहर मॉडल से ही हम एनर्जी के रेडिएशन को स्पेक्ट्रम में एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो एनर्जी लेवल पाया जाता है एटम में, एटम के पास वेरियस एनर्जी लेवल होते हैं
और इन एनर्जी लेवल का हमें एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फुंड सीरीज जो होती है वो सब हमें यहाँ से पता होना चाहिए। तो बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे और इससे लिंक्ड जो हमारी बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। मतलब यार अगर कहा जाए तो छोटा चैप्टर, और देखो लगभग 4 नंबर दे रहा है, तो मैं इसको सेकंड बेस्ट बोलता हूं। पहला मैं किसको बेस्ट बोलता हूं? इसके जस्ट पहले वाले को, इस वाले को मैं बेस्ट बोल रहा हूं। कौन सा? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्योंकि अब जब आप आ जाते हो बेटा मॉडर्न फिजिक्स में तो ये चैप्टर छोटे छोटे हैं, आप यहां से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। दोस्तों अगली बात हमारे पास आ जाती है, वो है न्यूक्लियाई। भाई न्यूक्लियाई है जो कि हमें मजा आता है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का। अच्छा सर यही है? नहीं भाई, छोटी छोटी बातें, टर्म्स हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, एटॉमिक मास, और ये सब बातें सीख के कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। सबसे बड़ी बात पता है कि किसी भी एटम का आप न्यूक्लियस ले लो, सबकी डेंसिटी सेम होती। पढ़ते हो तो आपको फैक्ट भी इसमें पता पड़ता है। और एटम का जो मास नंबर है उसी से लिंक्ड उसकी न्यूक्लियस की साइज भी होती है। अब अगर कहा जाए कि कार्बन का न्यूक्लियस है और सोडियम का है, तो बताओ किसके न्यूक्लियस की साइज ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसकी साइज ज्यादा होगी। तो मजा आता है इसको भी पढ़ने में। इसमें छोटे छोटे टर्म्स और साइज और डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एटम की डेंसिटी जो होती है हम निकालते हैं, तो यहां से इंपॉर्टेंस है दोस्तों मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, जो कि आइंस्टीन का जो हमारा इक्वेशन है मास एनर्जी, यहां से हम चीजों को समझते हैं। बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें पता हो जाती है, और बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर से कैसे वेरी करती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर से कैसे वेरी करती है, इंटरेस्टिंग आता है, मजा आता है, इसको भी सीख लोगे। ये टॉपिक ऐसा नहीं कि बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप आराम से इसको समझ सकते हो। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, अगर मेरे को मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन हमारे लिए हलवा हो जाता है। क्योंकि जब भी हम कहते हैं भाई मास कहां गया, एनर्जी में बदल गया, बार बार हमें इन दोनों चीजों में ये मुद्दा आएगा, मास कहां गया, एनर्जी में बदल गया। ये चैप्टर का मूलभूत सार है दोस्तों। हाँ, अगले चैप्टर के बारे में बात अगर हम करें, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिवाइसेस, इसमें ना आपको अगर कहा जाए कि 8 नंबर फ्री का मिल रहा है तो गलत नहीं बोला जा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी लेवल ऑफ सॉलिड इन कंडक्टर अगर पता चल गया, बैलेंसी बैंड और यहाँ पे कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप और इसके बेसिक्स अगर क्लियर हो गए, तो आप सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर समझते हो। फिर आप तुरंत आ जाते हो सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन आप पढ़ते हो, और जैसे ही वो कंफर्म हो गया आप उसका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, ठीक ना, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फिर आप तुरंत डायोड एज रेक्टिफायर पढ़ते हो। आपको पता है कि आपका जो चार्जर है उसमें एसी को डीसी में बदलने की तकनीक है, जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। समझ रहे हो? एसी को डीसी में बदलने की तकनीक, मजा आता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और खत्म तो हो गया, खत्म तो हो गया। हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं। तो है ना ये, इसे मैं सबसे बेस्ट आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला अगर आप कहो स्कोरिंग करने के लिए तो यही मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए। हाँ, यहाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा दोस्तों कि फिजिक्स ऐसे रातों रात आप स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास समय है, एक दिन में आपसे कुछ नहीं होगा। तो आप डेरिवेशन को समझने का प्रयास करो साथियों। डेरिवेशन में जो चीजें यूज होती हैं उनको समझने का प्रयास करो, समझ समझ के डेरिवेशन करो, तो आप एक स्ट्रांग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया तब आप न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़िया कर पाओगे। उसको कनेक्ट करो डायरेक्टली न्यूमेरिकल से, और अगर आपसे न्यूमेरिकल बनने लगे तो न्यूमेरिकल बनने का तरीका होता है लिंक करो कॉन्सेप्ट से, जो आपने डेरिवेशन में पढ़ा उसको लिंक करने की कोशिश करो। तो अभी बहुत समय है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो फिजिक्स में, इस बात का मैं भरोसा देता हूं आपको। बस आपको घबराना नहीं है और चीजों को फॉलो करते चलना है। जल्दी ही मिलेंगे आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।